हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेसेस देखे थे और उनसे रिलेटेड ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं। तो हर एक प्रोसेस का हमने 3 ग्राफ देखे थे, पीवी, वीटी और पीटी की वर्सेस। ठीक है, तो टोटल 12 ग्राफ्स थे और उनका कन्वर्जन भी हमने देखा था कैसे करते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, नाम आपने सुना होगा आज से पहले भी। ठीक है, अप टू लोअर क्लासेस में भी 9th 10th में फाउंडेशन में आपने, लेकिन थोड़ा सा आज हम डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, फिर हम इसके पॉइंट्स पे 1 बाय 1 आएंगे। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में एक डायग्राम बना रखा है, राइट साइड में एक डायग्राम बना रखा है। लेफ्ट साइड में है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और जो राइट साइड में है आपके वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या क्या यहाँ पर कैसे प्रोसेस होता है, उसको हम 1 बाय 1 थोड़ा सा समझते हैं। प्रोसेस क्या है, मैंने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर मैंने आइडियल गैस फिल करी। ठीक है, दोनों ही कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है। ठीक है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेम लगेगी। डिफरेंस क्या मैं बता देता हूँ। आइडियल गैस है तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा, तो उसको मैंने नाम दिया PINT। P का मतलब है प्रेशर। ठीक है, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा INT का मतलब है इंटरनल। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझने में या याद रखने में दिक्कत हो तो इसको अलग से अपने नीचे, ठीक है, फुल फॉर्म में लिख सकते हो। PINT का मतलब है इंटरनल प्रेशर। इसी तरीके से PXT का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो P प्रेशर के लिए, EXT का मतलब एक्सटर्नल। तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो हो गया एक्सटर्नल, और जो अंदर जो प्रेशर है गैस का, आइडियल गैस का, वो इंटरनल प्रेशर। ठीक है, इसका आगे एक ड्राइविंग और अपोजिंग लिखा है, क्यों लिखा है वो हम देखते हैं। ड्राइविंग का मतलब क्या है कि अंदर जो गैस है वो हमेशा क्या कर रही होगी, गैस के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, आइडियल गैस के अंदर कुछ ना कुछ, कोई भी गैस है ऑब्वियस सी बात है, तो उसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी देखा है, KTG के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो रैंडमली जब मूव करेंगे तो वो जनरली क्या करेंगे, वॉल्स को स्ट्राइक करेंगे, और वॉल्स को स्ट्राइक करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो 1, 2 और 3 लेफ्ट राइट और बॉटम वाली जो हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, लेफ्ट राइट और बॉटम वाली जो वॉल है वो फिक्स्ड वॉल है, रिजिड वॉल है, और जो ये ऊपर लगा हुआ है ये क्या, एक पिस्टन है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो मूवेबल है, ठीक है, ये क्या पिस्टन है इसका। नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सी जगह कम है, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी है ना, ये जो है क्या, पिस्टन है। नहीं ठीक है, मूवेबल पिस्टन है, ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये पिस्टन है। अब इसके ऊपर जब प्रेशर अंदर से ज़्यादा लग रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है ऊपर मूव करेगा, या ऊपर से बाहर से एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर ज़्यादा लगेगा, या बाहर जिस भी सिस्टम में हमने रख रखा है, जिस भी एनवायरनमेंट रखा है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से मूव कर सकता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस 3 वॉल पे जो मेरे पास, एक मैंने ऊपर क्या लगा रखा है, 4th साइड से, ठीक है, जो चौथी ऊपर वाली साइड है वहाँ पर मैंने क्या लगा रखा, पिस्टन लगा रखा। दोनों ही केस में, दोनों में सेम आइडियल गैस मैंने भर ली है। पिस्टन के ऊपर मैंने एक स्पेस दे दी है, स्पेस के ऊपर आपको डॉटेड दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, उसके सामने एरो करके मैंने लिखा 1 kg सैंड। ठीक है ना, मिट्टी ले ली मैंने। ठीक है, 1 kg सैंड ले लिए, मिट्टी ले लिए। ठीक है, और स्पेसिफिक में बोलो तो हिंदी में जैसे हम बोलते हैं बालू रेत। ठीक है, जो कैसे होते हैं उसके एक एक पार्टिकल्स फाइन हमें देखो फील भी होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी टॉयज़ वगैरह के अंदर आते भी है वो। ठीक है, तो वैसे बालू रहते हैं, वो सैंड मैंने ले लिए। तो मैंने उस सैंड को कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg कैसे मैंने उठाया सैंड को और ऊपर जो जगह है उस पर रख दी मैंने। ठीक है, किसी के अंदर डाल के नहीं रखा, ऊपर जो स्पेस है उस पिस्टन के उस पर मैंने रख दिया। लेकिन इस वाले प्रोसेस के अंदर क्या है, यहाँ पे देखोगे एक बॉक्सा मैंने बना दिया। ये जो बॉक्सा बना है, इस बॉक्स का मतलब है कि जो 1 kg सैंड है वो पॉली बैग के अंदर, मतलब कोई ना कोई मैंने एक पॉली बैग ले लिया, एक पॉलीथीन ले लिया, या कोई दूसरा बैग ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 kg सैंड डाला और फिर इसको ऊपर रखा है। नहीं तो दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, सैंड इधर भी है, सैंड इधर भी है। बस यहाँ जो सैंड है मैंने उसको डायरेक्ट रख दिया, और यहाँ पे इस प्रोसेस में जो सैंड है उसको एक बैग के अंदर, पॉली बैग के अंदर डाल के रखा है। नहीं बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, ये तो हुआ इनिशियली जब मैंने 1 kg, मैंने इसको क्या माना, ये मेरा इनिशियल स्टेज है। ठीक है, 2 बात करेंगे हम, इनिशियल और फाइनल की। तो मेरा क्या इनिशियल स्टेज है, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जहाँ पर अभी मेरा पिस्टन है तो इसके अंदर जो है बोरा, ये इसका वॉल्यूम है, तो VI। ठीक है, येलो कलर से मैंने लिखा, VI का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने इतना लिखा नहीं। ठीक है, चाहो तो सब लिख सकते हो। VI का मतलब क्या, इनिशियल वॉल्यूम, और इक्वल्स टू उसको मैंने नाम दिया V1। तो V1 मेरा इनिशियल वॉल्यूम है।
इसी तरीके से यहाँ पे भी यही लिखा हुआ इनिशियल वॉल्यूम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हुआ इनिशियल स्टेप में जब 1 kg सैंड रखी तो ऑब्वियसली बात उस पर से कुछ प्रेशर पड़ा होगा पिस्टन पे, तो पिस्टन आके एक जगह पे रुक गया। जब इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर जब बराबर हो गया तो ये आके पिस्टन इस जगह रुक गया। अब प्रोसेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैंने क्या करा है, यहाँ से एक का मतलब है सिर्फ एक, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन पूरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना और फील करना। एक मैंने पार्टिकल, एक जो कितना छोटा होता होगा पार्टिकल, वो जो समझ रहे हो बालू रेत का एक छोटा सा पार्टिकल है, वो आपको एक निकालना है, सिर्फ आपको एक पार्टिकल निकालना और ऑब्जर्व करना है कि कोई पिस्टन में चेंज आएगा, ठीक है। तो वो एक स्टेप हुआ मेरा। फिर एक और उसमें से पार्टिकल निकाला, एक स्टेप हुआ, फिर एक और निकाला, एक स्टेप हुआ। तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, है ना। तो ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर मैं कहता हूँ इसमें से 1 kg में से आधा kg एकदम से हटा दो, तब तो आपको फील भी होगा, और सिर्फ एक पार्टिकल हटाओगे तो पिस्टन मूव भी कर रहा होगा ना, तो आपको वो फील भी नहीं हो रहा होगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो इस केस में हो क्या रहा है, इसमें एक एक पार्टिकल को मैं हटा रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल तुम थोड़ा सा ये कर सकते हो, अगर 1 ग्राम भी मैं बालू ले रहा हूँ और उस 1 ग्राम में से एक एक पार्टिकल को मैं हटाऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो 1 kg में तो पता नहीं कितने सारे पार्टिकल होंगे। लेकिन फाइनली चलो मैं करता गया, मेरे को भाई 1 दिन लगा, 1 महीना लगा, 1 साल लगा, 10 साल, जब भी जितना भी टाइम लगा, जब मैंने ये जब फाइनली सारी सैंड पार्टिकल्स यहाँ से हटा दिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे, क्योंकि उस पर क्या रखा हुआ है, कुछ वेट था उस 1 kg का, 1 kg का वेट था, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ उस पर प्रेशर लग रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर लगने की वजह से ये यहाँ पर आकर रुक गया था। लेकिन जैसे जैसे वो वेट कम होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये जो हमारा पिस्टन है यहाँ से यहाँ ऊपर मूव करेगा। तो ये जो मैंने व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन बनाई है, ये क्या वी फाइनल, जिसको मैंने V2 नाम दिया, ठीक है, VF लिखा है येलो कलर में, जो क्या फाइनल वॉल्यूम है, और वो क्या है V2, मतलब जो V2 वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन है V1 वॉल्यूम। तो इनिशियल स्टेप में हमारे पास ये V1 वॉल्यूम था, ठीक है, और हम धीरे धीरे उस पर से क्या करें, एक एक पार्टिकल्स को हटाते गए, जितना भी टाइम लगा, ठीक है, वो मुझे उससे मतलब नहीं टाइम कितना लगा। लेकिन जब फाइनली हट गया तो सारा, जब इस सैंड हट जाएगी स्पेस पूरे 1 kg फाइनली, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, V2 फाइनल वॉल्यूम मिलेगा। नहीं तो एक तो ये तरीका है प्रोसेस को करने का। नहीं दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने 1 kg का पॉली बैग रखा, बस इनिशियल वॉल्यूम मेरा ये है V1। अब मैंने क्या करा, उस जो पॉली बैग रखा है ना, उस पॉली बैग को मैंने क्या करा, एक बार में उठाया और साइड में रख दिया। जैसे हटाऊंगा तो इस पे क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर अभी तो बराबर था, लेकिन अब ये वेट हटने से बाहर एक्सटर्नल प्रेशर एक तरीके से कम हो गया, तो ये अपना आप क्या चला जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा, VF यानी V2 वॉल्यूम तक जाएगा। नहीं तो ये एक झटके में एक बार में हो गया काम, और इसको काम करने में मेरे को लगा बहुत टाइम। तो अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैसे होगा सर, ठीक है, तो उसी को समझते हैं। अब देखो, अगर रिवर्सिबल में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल मैंने हटाया, और एक पार्टिकल हटाया तो मुझे कोई उसमें क्या ऑब्जर्वेशन कुछ होगा नहीं, ऑब्जर्व होगा नहीं कुछ भी, यानी एक पार्टिकल को हटाने से या फिर से मैं एक पार्टिकल उसको वापस डाल भी देता तो कोई मुझे कुछ ऑब्जर्व होता क्या, नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर है वो ऑलमोस्ट, P एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिखा लेकिन कॉन्कोनेंट जस्ट टाइप लिखते हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू P इंटरनल। या मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हर टाइम पे भले इसमें से आधा kg सैंड निकल गई होगी किसी ना किसी टाइम पे, ठीक है, कितने भी टाइम लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे भी हमें ऐसे लग रहा होगा कि ये दोनों के एक ही जगह सिचुएटेड है, क्योंकि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे, इतना स्लो प्रोसेस है ये। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, इनफाइनाइटली स्लो बोलते हैं। या मैं बोलता हूँ इसको कितने स्टेप में हो रहा है प्रोसेस, तो मैं बोलूँगा इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है। इनफाइनाइट स्टेप में कैसे हो रहा है, अगर मैं एक पार्टिकल को हटाता हूं तो वो मेरा एक स्टेप है, तो सोच लो इतने 1 kg पार्टिकल्स को मैं हटाऊंगा, 1 kg जो सैंड है उसमें जितने पार्टिकल होंगे तो कितने स्टेप लग जाएंगे। तो एक तरीके से, ठीक है, इमेजिनरी प्रोसेस है ये, या मैं इसको बोल सकता हूँ इनफाइनाइट स्टेप्स में लगते हैं इसको करने में। और उस टाइम मेरे को ऐसे फील होगा कि जो P एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर का जो प्रेशर है वो क्या ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, यानी ठीक है, वो प्रेशर क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो मैं बोलूंगा P एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू P इंटरनल, और P एक्सटर्नल इज सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, P एक्सटर्नल क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होगा, क्योंकि जैसे एक पार्टिकल मैंने हटाया तो अभी यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या है, बराबर है। जैसे एक पार्टिकल को हटाया तो कुछ तो, ठीक है, वो ऑब्जर्व मुझे हो नहीं रहा हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली में चेक करूंगा तो कुछ तो प्रेशर में चेंज आएगा। तो प्रेशर में जो भी चेंज आया उतना ये शिफ्ट हो जाएगा और वापस P एक्सटर्नल P इंटरनल वापस बराबर आ जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि हर पार्टिकल हटाने पे वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशंस आती जा रही है इसकी। एक पार्टिकल हटाया, फिर कुछ शिफ्ट हुआ,
फिर एक और पार्टिकल आया, फिर कुछ शिफ्ट हुआ, फिर एक और पार्टिकल आया, कुछ शिफ्ट हुआ। मतलब जब भी हटाऊंगा एक पार्टिकल तो भले शिफ्ट हो या नहीं हो, या 50 पार्टिकल के बाद में थोड़ा सा शिफ्ट हो, लेकिन जब भी शिफ्ट होगा तो वो प्रेशर बाहर का और एक्सटर्नल अपने आप को एडजस्ट करके, ठीक है, वो वापस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा पी एक्सटर्नल पी इंटरनल मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम ही, लेकिन हो क्या रहा होगा कि पी एक्सटर्नल हर एक स्टेप में क्या करते हैं, चेंज हो जाता है, तो वेरिएबल है। अब यहां देखना यहाँ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर क्या है, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या है, सेम नहीं है। सेम कैसे नहीं है कि अगर मैं यहां देखूं कि अभी V1 वॉल्यूम है, ऊपर मैंने एक पॉलीबैग रखा हुआ है, ठीक है, ये सिचुएटेड है, अभी दोनों के इक्विलिब्रियम में इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सेम है। जैसे मैंने पॉलीबैग उठाई ये अपना आप शिफ्ट करेगा और पी एक्सटर्नल क्या कर जाएगा, यहां से अभी जो इनिशियल है, ठीक है, यहां पे कांस्टेंट है, और जब मैंने जैसे हटाया एक झटके में ऊपर चला जाएगा और फिर से पी एक्सटर्नल वहां पर फिक्स हो जाएगा। नहीं तो इंटरनल प्रेशर तो कुछ अलग था और एक्सटर्नल प्रेशर कुछ अलग है, लेकिन जब मैंने इसको हटाया तो हटाते ही क्या हुआ, यहां पे भी कांस्टेंट था इनिशियल पॉइंट पे भी, और यहां पे भी क्या कांस्टेंट था, फाइनल पॉइंट पे भी कांस्टेंट। जो भी चेंज तो आएगा, लेकिन मैं इनिशियल और फाइनल की बात करूं तो मुझे क्या दिखेगा, वो तो कांस्टेंट ही दिखेगा। उस बीच में क्या हो, मेरे को बहुत झटके से जाएगा, एकदम से ऑब्जर्व तो होगा, लेकिन बहुत उसमें, ठीक है, माइन्यूट सा टाइम लगेगा, और ऐसा लगेगा कि प्रेशर तो पहले भी उतना ही, प्रेशर पहले भी कांस्टेंट था इनिशियल, और फाइनल प्रेशर पे उधर भी आके कांस्टेंट हो गया। यहां पर क्या हो रहा, हर स्टेप, जैसे ये एक स्टेप हुआ, ये मैंने एक ब्लॉक हटाया तो एक स्टेप में चला गया। ऐसे सोचो मैं इनफाइनाइट पार्टिकल्स उनको हटाऊंगा तो इनफाइनाइट स्टेप्स आ रहे हैं, और इनफाइनाइट स्टेप में हर बार क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है, एक इनिशियल और फाइनल, फिर इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल। तो पी एक्सटर्नल तो क्या कर रहा है, हर बार वेरिएबल है। ऐसा नहीं बोल सकता कि एक स्टेप में इनिशियल में कुछ था, फाइनल में कुछ चेंज हुआ, लेकिन इनिशियल पे जो प्रेशर था और जो फाइनल प्रेशर था वो क्या था, वेरी हुआ एक बार ही, लेकिन यहाँ पे क्या हर बार चेंज होगा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, वेरिएबल। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक तो होता है इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, दूसरा सोच के भी लग रहा है थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने के लिए, कैसा एक इमेजिनरी प्रोसेस है। हाँ, ये रियल प्रोसेस है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, जबकि ये एक रियल प्रोसेस है। इसको प्रोसेस को करने में इनफाइनाइट टाइम में इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे। एक पार्टिकल हटाने को एक स्टेप बोलता हूँ तो इनफाइनाइट स्टेप लगेंगे, जबकि ये फाइनाइट स्टेप में। इसको मैं 2 स्टेप या 3 स्टेप में भी कर सकता था। कैसे, अगर मान लो इस ब्लॉक के में ये जो 1 kg पॉली बैग है, इस 1 kg पॉली बैग की क्या कर लेता मैं, 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 में इसके अलग अलग क्या बना लेता, पॉली बैग बना। फॉर एग्जांपल हाफ kg के कर लेता, या मैं ऐसे कर लेता, एक कर लेता 200 ग्राम का, एक 300 ग्राम का और एक और 300 ग्राम का, तो टोटल 600 और 200 कितने हो गए, ठीक है, सॉरी 300, 200, 300, 300 और एक और मान लो 200 का कर लेता, तो वापस हो जाएगा 1000 ग्राम, मतलब 1 kg। तो जितने में इसके जितने में इसके वो ऐसे बोल लो कि जितने में इसके पॉली बैग 1 kg जो मेरा पॉली बैग है उसके मैं जितने पार्ट करूंगा उतना स्टेप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 करता इसका हाफ kg का, तो एक बार में मैं हाफ kg हटाता तो यहाँ पर आके कुछ रुकता ही बीच में कहीं पे, फिर दूसरी बार हाफ kg हटाता तो फिर ऊपर इससे ऊपर जाता। दैट मीन्स ये क्या करता, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं इनको 4 बैग 1 kg को 4 बैग में डिस्ट्रीब्यूट करता था, एक बैग हटाता, फॉर एग्जांपल मैंने 200 ग्राम का हटाया, ठीक है, तब ये थोड़ा सा शिफ्ट होता तो एक स्टेप हो गया, फिर एक और बैग हटाया, फिर थोड़ा सा और शिफ्ट होता, दूसरा स्टेप हो गया, फिर एक और हटाता तो तीसरा स्टेप। इस तरीके से वो स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। अब सोचो मैं उसके तो और छोटा करता गया, छोटा कर देगा, छोटा करता गया, छोटा कर दिया, और इतना छोटा करता है कि एक एक पार्टिकल उठाने लगा। तो ये अगर ये नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप है तब तो मैं बोलूंगा इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, और ये फाइनाइट इनफाइनाइट स्टेप्स में कन्वर्ट हो गया तो इसको बोलूंगा रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्यों बोला कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो नाम से पता लग रहा है कि उसको मैं रिवर्स कर सकता हूं, लेकिन इसको नहीं कर सकता। अगर मैंने एक बार यहां से पॉली बैग हटाया और ये ऊपर चला गया, मैंने पॉली बैग हटाया और ये ऊपर चला गया, तो अब अपने आप थोड़ी नीचे आएगा। प्रोसेस रिवर्सिबल मतलब इनिशियल से कहीं फिर पॉइंट पे गया फाइनल और वापस उसी जगह आ जाए जहां से मैंने प्रोसेस स्टार्ट करा, वापस उधर ही आ गया, ठीक है, उसी सेम पाथ से, तब तो मैं बोलूंगा रिवर्सिबल। अगर नहीं आ रहा तो उसको क्या बोलूंगा, इरिवर्सिबल। अब जैसे मैंने इसको पॉलीबैग को हटाया तो ये प्रोसेस ने यहां से V1 वॉल्यूम से चेंज करा और V2 वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। V2 वॉल्यूम में ये कन्वर्ट जैसे ही हुआ तो अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि अपने आप V2 से V1 आएगा। अगर मुझे वापस इसको इनिशियल स्टेज पे लेकर जाना है, वापस इनिशियल स्टेज पे लेकर जाना है, तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी देने पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी क्या, वापस से मेरे को इस पर पॉलीबैग रखना पड़ेगा, और पॉलीबैग रख रहा हूँ मतलब मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूँ, उस पर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, तब जाके ये वापस स्टेप पा रहा है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स देना होगा इनिशियल स्टेप पर आने के लिए। जबकि रिवर्सिबल में एक पार्टिकल मैंने हटाया, ठीक है, कहीं पे भी मान लो आधा kg में हटा चुका हूं और फिर मैंने एक पार्टिकल हटाया, तो एक पार्टिकल हटाने या नहीं हटाने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी क्या है, सेम ही चल रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सेम है, ठीक है, और उसमें मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा है कि उसकी पोजीशन सेम है यानी,
ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस इसमें हम बता सकते हैं। अब मैं इनके कुछ पॉइंट्स लेके उसको वन बाय वन, ठीक, काफ़ी पॉइंट मैंने यहाँ बता दिया, फिर भी वन बाय वन पॉइंट में रीड कर रहा हूँ और इसी एग्जाम्पल से मैं इसको वापस आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, रिवर्सिबल प्रोसेस और राइट साइड में इरिवर्सिबल, और डायग्राम भी इस तरीके से बनाया है कि लेफ्ट वाला जो रिवर्सिबल का है, राइट वाला है किसका, इरिवर्सिबल का। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स अलोंग द सेम पाथ इजिली, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, हम प्रोसेस को नाम में रिवर्स मतलब फिर से रिवर्स कर सकते हैं सेम पाथ से, अलोंग द सेम पाथ इजीली। कैसे कि रिवर्सिबल में मैंने एक पार्टिकल जैसे जैसे करके मैंने 1 kg सैंड हटाई है, सेम वही काम मैं उसका उल्टा करूं, एक पार्टिकल उस पर वापस रखता जाऊं और वापस 1 kg सैंड आ जाए, तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। उस हर एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मुझे क्या लगेगा कि पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल के ऑलमोस्ट सेम है, और पी एक्सटर्नल कंटिन्यू क्या होता जाएगा, वेरिएबल होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और उसके अंदर जैसे इनफाइनाइट स्टेप्स उसको हटाने में लगे तो वैसे इनफाइनाइट स्टेप क्या होगा, उसमें वापस को मिट्टी को रखने में लगेंगे। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, उसको हम नहीं कर सकते एज इट इज। अगर मैंने वो ब्लॉक हटाया है, ठीक है, वो ब्लॉक हटाया, अब वापस उस ब्लॉक को रख रहे तो कुछ ना कुछ क्या एक एनर्जी आपको चाहिए होगी, और वो एनर्जी चाहिए होगी तो वो उस सेम पाथ से, तो वो उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट जो इसमें दे रखा है वो दे रखा, नो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम टू रिस्टोर सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि इनिशियल पॉइंट पर आने के लिए कि नो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग। दो काम होते हैं, जो हमारा पिस्टन था जिसमें आइडियल गैस थी वो तो क्या मेरा सिस्टम था, उसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग का मतलब है सिस्टम वर्क करने का मतलब है आइडियल गैस कुछ ना कुछ फोर्स डाल रही होती, और सराउंडिंग का वर्क करने का मतलब बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स या एनर्जी चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोसेस को वापस रिस्टोर करना अपनी ओरिजिनल पोजीशन के लिए कोई सराउंडिंग के वर्क की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी अपने आप हो जाने का मतलब ये कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लिखा है कि वर्क हैज़ टू बी डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट मीन अगर मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने ब्लॉक हटाया और पिस्टन ऊपर मूव करा V1 वॉल्यूम से V2, तो अब वापस V2 वॉल्यूम से V1 लाना है तो मुझे कुछ ना कुछ इस पर ब्लॉक रखना पड़ेगा और वो एक एनर्जी के फॉर्म में नजर आएगा। सेम काम जैसे आपके दिमाग में आ रहा है सर यहाँ पे भी तो यही कर रहे हैं, वहाँ एक बड़ा 1 kg का ब्लॉक रखे और यहाँ एक पार्टिकल रख रहे हैं, लेकिन जब वो एक पार्टिकल रख रहे हैं ना तो उससे हमें एज सच कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे और एज सच कोई उसमें ऑब्जर्वेशन हमें नजर नहीं आ रहे, यानी समझ रहे। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि इस केस में कोई बाहर से कुछ वर्क हो ही नहीं रहा है, एक पार्टिकल को हटाओ या निकालो कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ तो उस सिस्टम पे फर्क पड़ रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है नहीं। तो हम ऐसा बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल वर्क होता है अगर आपको ओरिजिनल पोजिशन पर लेकर आना है तो, ठीक है। तो वही लिखा, नो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम टू रिस्टोर सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, व्हाइल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्क हैज टू बी डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस कौन से, जो पी इंटरनल है उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, रेड कलर में ड्राइविंग, ठीक है। जैसे यहाँ देखोगे आप ये लिखा पी इंटरनल ड्राइविंग फोर्स, मतलब आइडियल गैस तो क्या चाह रही है, इसको ऊपर करना चाह रही है, ठीक है। और इसके आगे पी एक्सटर्नल के आगे लिखा मैंने अपोजिंग, दोनों के केस में, ठीक है। तो ये ड्राइविंग फोर्स है और ऊपर से अपोजिंग, ये गैस ऊपर करना चाह रही है लेकिन मैंने ऊपर जो मिट्टी रख रखी है, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ड्राइव मतलब ये इसको ऊपर करना चाह रहा है पिस्टन को। तो ड्राइविंग फोर्स और जो अपोजिंग फोर्स है ऑलमोस्ट हर स्टेप में क्या होती है, सेम ही रहती है। जैसे मैंने एक पार्टिकल हटाया तो भी ऑलमोस्ट सेम है, एक पार्टिकल हटाया तो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने इस ब्लॉक को हटाया अब क्या हुआ, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, अपोजिंग फोर्स है तो एकदम से इसको पुश करके चला गया नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये जो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल है, तो एक तरीके से क्या हुआ, पी इंटरनल तो ड्राइविंग फोर्स और पी एक्सटर्नल क्या अपोजिंग फोर्स, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, जबकि यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल ऑल सेम नहीं होते कभी भी, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस होता है, तभी वो ब्लॉक क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो है, ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर लें, फिर उस आगे के पॉइंट्स हम और डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर आप देखें वीडियो पॉज करके और इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए इसमें,
रिवर्सिबल के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखा है इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होगा। कैसे? एक एक पार्टिकल्स को आप निकालते जाओ, फाइनल पोजीशन पहुंच गए, वापस आना है तो एक एक पार्टिकल को रखते जाओ, तो इनफाइनाइट स्टेप्स लगने ही यानी। जबकि यहाँ पर इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट स्टेप्स, मतलब मैंने बोला अगर एक स्टेप में कराना है तो एक बार में हटा दो सारा वेट, 2 स्टेप में कराना तो 2 उसी को 2 पॉली बैग में डिवाइड कर दो या 2 अलग अलग वेट में डिवाइड कर दो, 3 में करना तो 3 में डिवाइड कर दो, 4 में करना तो नंबर ऑफ स्टेप्स हम काउंटेबल है, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स काउंटेबल नहीं, इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। वही मैं समझा रहा हूँ कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे। जब एक पार्टिकल हटाओगे ना, पता नहीं आप कितने हज़ार पार्टिकल हटा दोगे, तब आपको शायद थोड़ा सा फील होगा, शायद हाँ चेंज तो हुआ, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कब चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है, एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा इस तरीका, इनफाइनाइटली स्मॉल प्रोसेस होता है। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब है कि इनफाइनाइट स्टेप लगना है और इतना स्लो प्रोसेस चलता है, इनफाइनाइट टाइप स्टेप्स उसमें लगते हैं, तो इसको अलग अलग करके लिखा है इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस है, जबकि इट इज़ फास्ट प्रोसेस। जैसे आपने वेट हटाया झटके में जाएगा, ठीक है, 2 वेट हटाए तो 2 बार 2 ले लेगा 2 टर्न में, 4 वेट के फॉर्म में रखा तो 4 बार 4 स्टेप ले लेगा, तो वो प्रोसेस तो फास्ट होगा, ठीक है, एक रियल टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज़ इमेजनरी प्रोसेस। 6 पॉइंट लिखा है इट इज़ इमेजनरी प्रोसेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके का सोचना ही, ठीक है, सोचना ही इतना मतलब खतरनाक चीज़ है, तो करना तो उसमें सोच सकते हो आप कितने महीने साल या हो सकता है ज़िंदगी निकल जा पूरी, है ना। तो एक रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो एक इमेजनरी प्रोसेस है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो रियल प्रोसेस है। जितने भी हमारे डेली लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे हम पढ़ते हैं आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है, जैसे आइडियल गैस, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक ये पैरामीटर है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में वैसा आइडियल पैरामीटर को फॉलो नहीं कर पाते, हम उस आइडियल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ पॉइंट हम मिला लें, लेकिन परफेक्टली आइडियल कुछ भी रियल लाइफ में भी नहीं होता, नहीं इस तरीके से हमारे किसी भी, ठीक है, साइंस में किसी भी सिस्टम में नहीं होता है। अगर हम सोचते हैं कि कोई भी मशीन वर्क कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी 100% हो, तो कभी नहीं हो सकती, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ एक आइडियल हम मान लेते हैं कि इतनी मैक्सिमम हो सकती है, तो उसको भी पहुंचने की हम कोशिश करते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी तो हमारे जो इंडस्ट्रीज में जो मशीनरी होती है वो क्या हीट और दूसरे जो लॉसेस होते हैं उसके फॉर्म में निकल जाती है, ठीक है। तो पूरी जो एनर्जी वो यूटिलाइज हो ही नहीं पाती 100%, तो एफिशिएंसी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर कोई सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस से मैं कराता हूँ तो उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलेगी, ठीक है, वो पॉइंट में आगे लिखाने वाला नोट में, या वो मैक्सिमम अपने कह सकते हैं ना एफिशिएंसी पे काम करेगा। लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में जब हम थ्योरेटिकल उसको देखते हैं और जब एक्सपेरिमेंटली हम जब उसको चेक करते हैं तो पता लगता है वो ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो उसको इरिवर्सिबल से हम रिवर्सिबल की तरफ पहुँचने, यानी कहने का मतलब है अगर मेरे को कोई भी प्रोसेस को क्या करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ पहुँचना है, तो मेरे को क्या करना होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना बढ़ाने के लिए मेरे को कितने स्टेप करना पड़ेंगे, इनफाइनाइट, जो कि रिवर्सिबल कहता है। क्या वो पॉसिबल है? कभी नहीं है। हाँ मैं उस स्टेप को 1 नहीं 10 कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ, 1 लाख कर सकता हूँ, लेकिन इनफाइनाइट तो कभी नहीं कर सकता, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो इमेजनरी भी हुआ और वो एक आइडियल प्रोसेस हुआ और एक ही तरीके से रिवर्सिबल क्या और नॉन आइडियल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, ठीक है, तो इट इज इमेजनरी प्रोसेस और इट इज रियल प्रोसेस। 7th पॉइंट लिखा है सिस्टम इज एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल स्पेसिफिक इसलिए बताया गया कि ये आपको सारे पॉइंट समझ में आए। ईच एंड एवरी पॉइंट का मतलब है जब मैंने पहला, जब कुछ भी नहीं था, 1 kg सैंड रखी हुई थी, ठीक है, उस 1 kg सैंड पे 1 kg सैंड जब रखी हुई थी उस समय में क्या वो एक तरीके से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब नीचे का प्रेशर ऊपर का प्रेशर बराबर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। जैसे एक पार्टिकल हटाया, ठीक है, वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जैसे अगर मान लो मूव भी कर रहा है तो एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया, फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर एक पार्टिकल है अगर मूव कर रहा है तो फिर से इक्विलिब्रियम आया, मतलब हर एक स्टेप पे वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। जबकि यहाँ पे क्या है, सिस्टम इज एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दैट मीन्स जब ब्लॉक नहीं हटाया था तब तक इक्विलिब्रियम है, और जब ब्लॉक हटा दिया उसके बाद जो फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तब इक्विलिब्रियम। यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो कंटिन्यूस क्या हो रहा था, वो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो उस टाइम कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। वो हमें जब ऑब्जर्व हो रहा था ये मूव करता हुआ तब कोई इक्विलिब्रियम नहीं। हाँ यहाँ इक्विलिब्रियम था और फाइनल पहुंचने के बाद इक्विलिब्रियम, इसके बीच में जब ये चेंज हो रहा था तब इक्विलिब्रियम नहीं। लेकिन इस केस में वो प्रोसेस चल रही इतना स्लो रहा था कि मुझे लग रहा था कि हाँ हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम है, वो ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा था, ठीक है।
नेक्स्ट 8 पॉइंट दे रखा है एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल। तो इसमें एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम आने के लिए ऑब्वियसली बात है प्रेशर को चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। जबकि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे तो आप कह रहे हो एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है और कह रहे हो हर स्टेप में कैसा है वो इक्विलिब्रियम में। तो कहने का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो हर एक स्टेप में अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा सिस्टम, कि इंटरनल एक्सटर्नल को फिर क्या कर एडजस्ट करके बराबर कर लेता है, फिर चेंज करा तो फिर बराबर कर लिया, फिर चेंज करा तो बराबर कर, लेकिन प्रेशर तो चेंज हो रहा है। यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की। तो एक्सटर्नल प्रेशर इनिशियल पे देखोगे तो फिक्स था, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। जैसे मैंने ब्लॉक हटाया वो फाइनल पे पहुंचा, अब वहां पे जाके फिक्स हो गया। उसके बीच में क्या हो उस पाथ के दौरान, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या हुआ इंस्टेंट हो गया, यानी उसमें तो कोई टाइम लगा ही नहीं। तो हम इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं, तो तब प्रेशर कैसा रहता है? इरिवर्सिबल के अंदर कांस्टेंट रहता है, जबकि रिवर्सिबल में कंटिन्यूली क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, तभी वो मूव कर रहा है। फिर यह लिखा PV इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन जो है एप्लीकेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या है वो आइडियल गैस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे तो हर एक पॉइंट पे लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पे PV इक्वल्स टू nRT इज एप्लीकेबल ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, इसलिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही लगा सकते हैं। उसके अलावा उस दौरान जहाँ से इनिशियल से फाइनल पहुँच रहा हूँ उस इन बिटवीन हम पोजीशन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये रिमेनिंग पॉइंट्स भी इसके टोटल 3 उधर थे और यहाँ पे 6 और मैंने बता दिए 4 to 9, तो टोटल 9 पॉइंट्स जो है इसके आप कॉपी कर ले। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद, ठीक है, फिर ये डायग्राम मैंने चाहो तो आप हालांकि इसको स्टार्टिंग में बना सकते थे, ठीक है, जैसे जिसको ठीक लगे तो इसको, ठीक है, इसी साइड में, एक साइड में रिवर्सिबल लेफ्ट में रखा है रिवर्सिबल, तो चाहो स्टार्टिंग में बनाओ या एंड में बनाओ, ये डायग्राम भी बना लेना। और ये जो सब लिखा है मैंने पॉइंट्स, ठीक है, वो सारे इसमें लिख लेना। और कैसे क्या क्या मतलब इस एक्सपेरिमेंट का वो मैंने थोड़ा आपको वैसे, ठीक है, समझा दिया है। नहीं तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट समझाता आपको तो इतना आपको क्लियर नहीं होता, इतना अच्छे से समझ में नहीं आते इनके डिफरेंस। लेकिन हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके और कॉपी कर लेना। अब इसी से रिलेटेड, ठीक है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे नोट के फॉर्म में, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसी के कंक्लूजन टाइप में। तो आपको ये न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे कुछ पॉइंट्स, यानी, ठीक है, कैसे करेंगे तो हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें मैंने लिखा है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स इरिवर्सिबल प्रोसेस टेंड्स टू बी रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला कि कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? उसके फाइनाइट स्टेप हो सकते हैं 1 2 3 4 5 10 जो काउंटेबल है। रिवर्सिबल का मतलब कैसा हो? इनफाइनाइट प्रोसेस। तो अगर मैं क्या करूँ, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ राइट साइड में रिवर्सिबल था, उस पर क्या थे पार्टिकल्स थे, सेंड के एक एक को हटा रहा हूँ, और एक था यहाँ पे लेफ्ट साइड में इरिवर्सिबल, उसमें एक ही पॉलीबैग था, एक बार में हटाया प्रोसेस हो गया। हमें चाहता था उसके वो एक स्टेप हुआ, और उसके चाहता था नंबर ऑफ स्टेप्स में बढ़ा सकता था। कैसे? उसके 2 बैग करके फिर 4 बैग 10 बैग, तो जितने छोटे में पार्टिकल्स करते होंगे, छोटे बैग बनाते होंगे, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। तो अगर मेरे को उसके नंबर ऑफ स्टेप्स में बढ़ाता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इनफाइनाइट स्टेप होंगे, और जैसे इनफाइनाइट स्टेप होंगे तो वो एक तरीके से प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं नंबर स्टेप्स को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, और इनफाइनाइटली तक लेके जा रहा हूं, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या रिवर्सिबल की तरफ क्या हो जाएगा? टेंड हो जाएगा, कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा या वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स इरिवर्सिबल प्रोसेस टेंड्स टू बी रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल की तरफ वो मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखा है इफ एनी प्रोसेस इज परफॉर्म रैपिडली और सडनली और विद डिस्टर्बेंस देन इट विल बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगी ये लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या है? यहां पर ये 3 टर्म है, यानी, ठीक है, 3 टर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर कोई भी प्रोसेस, न्यूमेरिकल में इस तरीके से लिखा है कि अगर कोई भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है रैपिडली, ठीक है, अचानक से, जल्दी से, या सडनली, कैसे बोल रहे हैं? रैपिडली हो रहा है, सडनली हो रहा है, या फिर एक टर्म लिखता है विद डिस्टर्बेंस। ये 3 टर्म अगर आपको कहीं भी न्यूमेरिकल में देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको पता करना हो कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो क्यों पता करना होता है? क्योंकि रीजन ये है कि इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है, हमारे गैस के इंटरनल प्रेशर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, जो आगे, ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है लेक्चर में मैं बताऊंगा, वर्क को इंट्रोड्यूस करूंगा डिटेल में, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे। तो वहाँ पे प्रेशर वर्क के अंदर,
ठीक है। प्रेशर वहां पर टर्म आएगा और प्रेशर जो लिया जाता है वो एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल में या थ्रू आउट द एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है अभी हमने देखा है कि रिवर्सिबल के केस के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो कैसा था, वेरिएबल था। हर एक पॉइंट पे कैसा था, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम था, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो हर पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वेरिएबल है। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में क्या था, मैंने बोला इनिशियल और फाइनल स्टेप में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता ही है, दैट मीन्स वहां पे प्रेशर क्या कांस्टेंट है। तो आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है या वेरिएबल रखना है तो वो कैसे पता लगेगा, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल प्रोसेस। और वो डायरेक्टली नहीं लिख के देगा कभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो इस तरीके से लैंग्वेज से आपको पहचानना होगा कि वो रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल। तो हमने पढ़ा है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, रियल टाइम प्रोसेस होता है। तो वही टर्म्स, इस तरह के टर्म्स वो यूज करता है कि कोई प्रोसेस बड़ा रैपिडली हुआ, या तो वो फास्ट बोल देगा या फिर बोलेगा सडनली हुआ, ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख देता है विद डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है। इन सब के ये वर्ड अगर आ रहे कहीं पे तो इसका मतलब है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रोसेस कैसा, इरिवर्सिबल। इसी तरीके से अगर किसी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में, या ठीक है, हो सकता है जरूरी न्यूमेरिकली, अगर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो नीट या जेईई का, और थ्योरेटिकल हो, तो वहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना हो कि भाई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो इस तरीके से आपको हेल्प करेगा ये। तो थर्ड पॉइंट लिखा है, इफ एनी प्रोसेस इज परफॉर्म्ड स्लोली, बिल्कुल उसका अपोजिट है, और वेरी स्लोली, और विदाउट डिस्टर्बेंस। विदाउट डिस्टर्बेंस और विद डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, मैं जब एक पार्टिकल को रख रहा हूँ, एक पार्टिकल हटा रहा हूँ एक सेंड का, तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है कि कोई डिस्टर्बेंस टाइप नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने ब्लॉक को हटाया तो एक डिस्टर्बेंस हुआ, सडनली ऊपर चला गया, जैसे ब्लॉक का रखा वो सडनली नीचे आ गया, तो एक डिस्टर्बेंस टाइप हो रहा है। इसलिए इस तरीके से लिखा है, रैपिडली, सडनली, विद डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका अपोजिट स्लोली और वेरी स्लोली और विदाउट डिस्टर्बेंस, तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके और कॉपी करें पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इट शुड बी क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। अगर मुझे किसी प्रोसेस है, ठीक है, अल्टीमेटली थर्मोडायनेमिक्स का काम क्या है कि इंडस्ट्रीज में जो भी मशीनरी हम काम करते हैं, जो भी हम प्रोसेस हम चल रहा है, तो उस प्रोसेस से हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकले। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी मशीन चाहिए जिससे हमें आउटपुट मैक्सिमम लगे, उसमें इनपुट हमें कुछ कम देना पड़े और मैक्सिमम आउटपुट लगे। तो अगर मशीन से काम हमें मिल रहा है तो वही तो यूजफुल है, हमें मशीन पे काम करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। जैसे वही वाली बात है कि मैं इन्वेस्ट तो 100 कर रहा हूँ, निकल उस पर 10 रुपये रहे आउटपुट, ठीक है, उस बिजनेस का तो कोई फायदा थोड़ी है। हाँ, मैं इन्वेस्ट 10 कर रहा हूँ और उसमें निकल रहा है 100 का फायदा हो रहा है, तो हाँ वो मेरे काम का है। तो सेम मशीन के साथ है कि उस पर मशीन पे खर्चा, या मशीन पे कितनी मेरे को एनर्जी देने पड़ रही है, कितना काम कर रहा हूँ मैं मशीन पे, कितनी एनर्जी देने पड़ रही है, सिंपल सी बात है, कितनी एनर्जी मेरे को उसमें कंजप्शन हो रहा है वो कम होना चाहिए, और उससे जो आउटपुट निकल रहा है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिस्टम, इस तरीके से हम पूरा थर्मोडायनेमिक इससे पढ़ते हैं कि सिस्टम से वो जो हमारी मशीन है वो एक तरीके से क्या सिस्टम है, और उसके बाहर जो आप सब कुछ हम हैं या जो भी आउटपुट है वो एक सराउंडिंग है। तो सिस्टम से मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए, सिस्टम पे मैक्सिमम हम वर्क कर दे या सिस्टम पे वर्क कर दे वो नहीं, सिस्टम से वर्क निकलना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से इसको बोलते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग पे वर्क करने का मतलब है। तो वर्क डन बाय सिस्टम इज मैक्सिमम, समझ रहे हो, सिस्टम का जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो मैक्सिमम होता है, एंड वर्क डन ऑन सिस्टम इज मिनिमम। उल्टा मैंने उसका बोल दिया कि सिस्टम पे वर्क हमें कम करना पड़ रहा है, जबकि वहां से निकल, ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ उस पर खर्चा कम लग रहा है और उससे आउटपुट अच्छा मिल रहा है। नहीं, यही पॉइंट, ठीक है, आई थिंक ये सेकेंड या थर्ड पॉइंट होगा जो यहाँ पर, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। कौन सा, ये यहाँ पर हमने बोला कि नो वर्क इज डन, ठीक है, यहां पे इसने बोला है नो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, यानी सराउंडिंग यानी हम हो गए बाहर से। मुझे अगर एग्जैक्टली अगर परफेक्टली कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो मुझे कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा एक तरीके से बोल सकता हूँ इन्वेस्टमेंट जीरो है, जीरो इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो हो रहा है, यानी मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, ठीक है। लेकिन परफेक्टली रिवर्सिबल तो पॉसिबल नहीं होता है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इसी को सपोर्ट करता है कि नो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, दैट मीन्स कि हमें सिस्टम पे कोई बाहर से वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। सराउंडिंग का कोई वर्क सिस्टम पे नहीं, हाँ सिस्टम से मैक्सिमम वर्क निकलता है, ठीक है। जबकि यहाँ लिखा है कि वर्क हैज टू बी डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, या सराउंडिंग से यानी बाहर से हमें सिस्टम पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है,
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सर ये तो ओरिजिनल पोजीशन है। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है ना कि फॉर एग्जांपल टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है अगर किसी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका इंजन ही चल रहा है, बाइक का इंजन चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना, तो वही ये प्रोसेस गया फाइनल पे, फिर आया, फिर गया, फिर आया, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप यानी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं समझा रहा था यहाँ पे कि इस केस में रिवर्सिबल अगर हमारे पास प्रोसेस है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क मिलेगा, और वहाँ पे सिस्टम से मैक्सिमम वर्क मिलेगा, सिस्टम पे हमें वर्क मिनिमम करना पड़ेगा। इसका अपोजिट फॉर मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इट शुड बी क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बाय सिस्टम इज मिनिमम है, कि सिस्टम खुद तो कम काम कर रहा है और वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसको ध्यान रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस से मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, मैक्सिमम वर्क मिलता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, हम ऐसे बोल सकते हैं रियल लाइफ में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हमें मिनिमम एफिशिएंसी या मिनिमम प्रोसेस, इसलिए ठीक है, जो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप आइडियल गैस कंसिडर करोगे और ऑलमोस्ट आप ये मान के चलोगे कि सारे प्रोसेस कैसे रिवर्सिबल है, क्योंकि हम थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं वहां पे कि इंजन कैसा होना चाहिए, कितना उसमें एफिशिएंसी होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो वहां आप रिवर्सिबल मान के चलोगे, ये हमें देखना पड़ेगा रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कौन सा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करें और इस पॉइंट को कॉपी कर ले और इस लेक्चर को फिर से ध्यान से देख ले। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को एक एक पॉइंट को मैंने जितना हो सकता था एलोबरेट करने की, समझाने की कोशिश करी, और सभी पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। ये MCQ के अंदर भी, ठीक है, स्कूल एग्जाम में तो काम आएंगे, MCQ के अंदर, ठीक है, GE नीट के अंदर पॉइंट, ऑब्जेक्टिव के अंदर में थ्योरेटिकल पॉइंट के फॉर्म में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। थैंक यू क्लास।